हेलो एवरीवन, यहाँ पर हम फिजिक्स का अनसॉल्व पेपर सॉल्व करेंगे। सेट नंबर 1 है ये 2022 का, जिसका कोड है 346 GA। तो इसका पहला क्वेश्चन है सेक्शन ए का, उसे देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा I का मान दिया है I0 sin ओमेगा t माइनस π/2 प्रवाहित है। परिपथ के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती विभव E बराबर E0 sin ओमेगा t लगाया जाता है। परिपथ में व्यय शक्ति P होगी। तो इसका हमें आंसर निकालना है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है वो हमें देखना है। सर I यहाँ पर दिया है I बराबर I0 sin ओमेगा t माइनस π/2 और E दिया है E0 sin ओमेगा t। व्यय शक्ति पूछा है तो P का फॉर्मूला होता है IRMS इंटू BRMS cos फाई। यहाँ पर IRMS क्या है? धारा का वर्गमाध्य मूलमान, और BRMS क्या है? विभव का वर्गमाध्य मूलमान। विभव और E विद्युत वाहक बल आपस में बराबर ही होते हैं, तो हमने E की जगह ले लिया है V0 और वर्गमाध्य मूलमान निकालेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा I0 की जगह हमने I0 लिख दिया, I0/√2, तो ये IRMS हो गया, और B0/√2 ये BRMS हो गया। अब यहाँ पर देखोगे कि इसमें कलांतर 0 है, मतलब 0 मिल रहा है, लेकिन धारा के बीच कलांतर π/2 का मतलब है कि 90 है। तो इसलिए यहाँ पर cos फाई की जगह हमने 90 लिया है। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए पूरे परिपथ में व्यय शक्ति कितनी हो जाएगी? 0। तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब सेक्शन ए का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक होता है। तो 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक, ये थियोटिकल क्वेश्चन है, विद्युत रोधी होता है। ये तुम लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि चालक में चालकता होती है, मतलब 0 केल्विन ताप पर। और शक्ति स्रोत मतलब विद्युत रोधी इसमें ऑप्शन है, वो करेक्ट होगा। 0 केल्विन ताप पर अर्धचालक विद्युत रोधी होते हैं, मतलब इनमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। 0 केल्विन पर ये अचालक की भांति व्यवहार करते हैं। अब सेक्शन ए का जो नहीं, अब तुम्हारे सिलेबस में सेक्शन ए का जो तीसरा क्वेश्चन है वो अब तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तो उसे छोड़ते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है? परमाणु के अंदर अल्फा कण किस बल के कारण प्रकीर्णित होते हैं? तो इसका हमें करेक्ट ऑप्शन देखना है। पहला ऑप्शन है गुरुत्वीय बल, कूलम्ब बल, और नाभिकीय बल और चुंबकीय बल। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा वो देखते हैं। परमाणु के अंदर अल्फा कण पूछा है, प्रकीर्णित होते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, कूलम्ब बल, या इससे वैद्युत बल भी कहते हैं। इसके द्वारा अल्फा कण प्रकीर्णित होंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 ठीक। अब आगे सेक्शन ए का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है विद्युत चुम्बकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में अवरक्त विकिरण का आवृत्ति परास होगा। तो इसमें आवृत्ति परास पूछा है, आवृत्ति का परास कितना होगा? ये विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम वाला जो चैप्टर है वहाँ से पूछा गया है। तो इस तरह का एक क्वेश्चन तुम्हें पेपर में जरूर मिलेगा जो आवृत्ति या तरंगदैर्घ्य से संबंधित होगा। तो इसमें क्या पूछा है? अवरक्त विकिरण की आवृत्ति परास पूछा है, कितना होगा? तो वो इसका पहला ऑप्शन है 3 × 10⁻14 और 14 से 3 × 10⁻16, और बी ऑप्शन है 3 × 10⁻12 से लेकर 3 × 10⁻14 हर्ट्ज तक। वैसे इसका सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। इसकी रेंज होती है, मतलब अवरक्त विकिरण के लिए आवृत्ति की परास कितनी होती है? 3 × 10⁻12 से 3 × 10⁻14 Hz तक होगी। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, इसको देख लेना। आगे अब क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। इसमें पूछा है कि एक किरण पुंज वायु से जल में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिवर्तित रहेगा? ठीक है, क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा। तो इसमें क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा अपरिवर्तित रहेगा? तो ऑप्शन ए है वेग, ऑप्शन बी है आयाम, और तीसरा है अनुदैर्ध्य, और चौथा है आवृत्ति। ये क्वेश्चन बहुत पहले से ही तुम लोगों को बता दिया गया है। क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन? आवृत्ति, क्योंकि आवृत्ति चाहे किसी भी माध्यम में जाए, आवृत्ति में कोई बदलाव नहीं होता है, ये तुम लोगों को पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन, जो कि क है। इसमें क्या पूछा गया है तो उसे हमें पहले ध्यान से पढ़ना है। एक अल्फा कण 15 × 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, मतलब ये ई दिया है, उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोला है ई का मान दिया है 15 × 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलम।
अल्फा कण पर आवेश कितना होता है? 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। यहाँ पर पूछा है बल ज्ञात कीजिए। हमें पता है वैद्युत बल का सूत्र होता है F बराबर QE। ठीक है, वैद्युत बल का क्या सूत्र होता है? F बराबर QE इसका फॉर्मूला है। तो F हमने Q की जगह रख दिया है आवेश 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जो कि अल्फा कण का आवेश है। E का मान है 15 गुणा 10⁻4 और इन दोनों का गुणा कर दिया तो 48 इंटू 10⁻⁻15 बचेगा। 19 में से 4 घटाएंगे तो माइनस की 15 घात बचेगी। और इन दोनों का अगर इतना आंसर छोड़ देते हैं, इतना न्यूटन है। अगर हमें एक घात को कम करना है तो पॉइंट को हमने यहाँ से यहाँ बढ़ाया तो घात एक कम हो जाएगी, माइनस की कितनी बचेगी? 14। तो 14 न्यूटन मतलब 4.8 इंटू 10⁻⁻14 न्यूटन इसका आंसर आ जाएगा। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन बी का दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ख। इसमें पूछा है विद्युत फ्लक्स का क्या आशय है, इसका मात्रक लिखिए। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाला मतलब लंबवत गुजरने वाली वल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और इसका मात्रक हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। वैद्युत फ्लक्स फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा वो देखते हैं। वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई ई बराबर ई डॉट ए कॉस थीटा। ई यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ए है क्षेत्रफल। ई का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। अगर हम ई का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर लेंगे तो इसका मात्रक आएगा न्यूटन प्रति कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। एक और भी तीव्रता का मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। तीव्रता की जगह हमने वोल्ट प्रति मीटर और क्षेत्रफल की जगह मीटर स्क्वायर लगाया है, तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो हमें इसका मात्रक वोल्ट इंटू मीटर मिलेगा। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर ग है ओमी एवं अनओमी प्रतिरोधों के लिए वोल्टता V तथा धारा I के बीच ग्राफ खींचिए। तो इसमें क्या है, ओमी परिपथ क्या होते हैं? जो ओम के नियम का पालन करते हैं उन्हें ओमी परिपथ कहा जाता है। जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें अनओमीय परिपथ कहा जाता है। वोल्टेज V तथा धारा I के बीच ग्राफ है वो निम्न होगा, तो उनको देखते हैं। ओमी परिपथ में क्या होता है, ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आता है। अनओमी में स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, तो वो ग्राफ देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर ग में ओमी परिपथ के बीच ग्राफ आया है वो स्ट्रेट लाइन है, तो ये ओमीय परिपथ का ग्राफ होगा बी और आई के बीच। और ये अनओमी परिपथ का ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, क्योंकि अनओमी परिपथ ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन नंबर घ है सेक्शन बी का, तो उसको देखते हैं। डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य को गतिज ऊर्जा के पदों में व्यक्त कीजिए। तो ये हमें देखना है। डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य क्या होता है? लैम्डा बराबर h/p या h/mb से प्रदर्शित करते हैं इसको। तो आगे देखते हैं डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य तथा गतिज ऊर्जा में संबंध देखते हैं। गतिज ऊर्जा के बराबर होती है p²/2m या हाफ mb² होती है। mb² की जगह हमने p² का यूज किया है, क्योंकि p बराबर होता है mb। तो k बराबर p²/2m लिख लिया। हमें पता है कि p बराबर h/λ होता है। h/λ का मान हमने p की जगह रख दिया है, तो p का स्क्वायर है तो h² का होल स्क्वायर लगा दिया है, और यहाँ पर 1/2m है। अब आगे फिर क्या किया है, k बराबर h²/2m λ² हो जाएगा। फिर लैम्डा हमें निकालना है, तो लैम्डा को हमने यहाँ रख दिया, k को लैम्डा की जगह रख दिया है, तो ये 2km हो गया। ठीक है, अगर हम लैम्डा का स्क्वायर हटाते हैं तो इधर वाला जो राइट हैंड की तरफ मान है वो अंडर रूट में आ जाएगा। तो ये हमने लिख लिया है। h क्योंकि h पर स्क्वायर लगा हुआ है तो ये हो जाएगा h अंडर रूट से बाहर निकल आएगा, h², केवल h मिलेगा 2km अंडर रूट में। ये इसका आंसर आ रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट है। डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य और गतिज ऊर्जा में संबंध इम्पोर्टेंट है, और ये रिपीट भी हो चुका है कुछ सेटों में 2023 वालों में, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसे तैयार कर लेना। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आगे क्वेश्चन नंबर घ देखेंगे। इसमें पूछा है एक उत्तल लेंस के प्रत्येक वक्र पृष्ठ की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तथा लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है।
यदि लेंस को चित्र में ए बी के अनुदिश, ठीक है, क्या बोला है, ए बी के अनुदिश काट दिया जाए तो नए लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। अब इसे तुम्हें ध्यान से समझना है। जैसे ये उत्तल लेंस है, जब हम इसे ए बी के अनुदिश काट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वाली सतह बचेगी और ये वाली सतह बचेगी। हमें पता है ये वाली सतह कैसी है, समतल सतह है ये वाली, क्योंकि ऐसे हमने काट दिया तो अब ये लेंस क्या हो जाएगा, समतल उत्तल हो जाएगा। अब हमें इसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी है, तो वो देखते हैं किस तरह से ज्ञात करेंगे। जब इस लेंस को AV के अनुदिश काट देंगे तो ये समतल उत्तल की भांति कार्य करेगा। इसकी R1 पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या +20 सेंटीमीटर होगी और R2 है, क्योंकि समतल सतह तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, तो हमने इसको अनंत ले लिया है। माध्यम का वर्तनांक लेंस का मतलब इसमें 1.5 दिया है। हमारे पास फॉर्मूला है 1/f बराबर n-1 1/r1 - 1/r2, क्योंकि इसमें फोकस दूरी ज्ञात करनी है। फोकस दूरी ज्ञात करने का ये फॉर्मूला हमारे पास है। n की जगह इसमें हमने 1.5 रख लिया है -1, और r1 की जगह 20 सेंटीमीटर और r2 की जगह 1/अनंत ले लिया है। 1.5 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0.5 बचेगा और यहाँ पर रह गया है 1/20। इसे आगे सॉल्व अगर करते हैं तो f हमें कितना मिल जाएगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 20 हो गया, 0.5 का पॉइंट ऊपर बढ़ा दिया तो 200 हो गया है, 5 का भाग 200 में देंगे तो 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी होगी। और लेंस कैसे काम कर रहा है, उत्तल लेंस है, मतलब समतल उत्तल लेंस है, इसकी फोकस दूरी कितनी आ रही है, +40 सेंटीमीटर। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन नंबर है च। इसमें है एक उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। दिया गया है एनबी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इसमें क्या पूछा है कि एक इलेक्ट्रॉन है, अगर उसकी ऊर्जा 3.4 है तब तुम्हें कोणीय संवेग ज्ञात करना है, कितना होगा। तो पहले हम इसे सॉल्व करेंगे और हमें पता है कि जब इलेक्ट्रॉन प्रारंभिक कक्षा में होता है तो उसकी ऊर्जा -13.6 n² होती है। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। जैसा कि प्रश्न में दिया गया है E बराबर -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और हमें संवेग ज्ञात करना है, जिसे P से प्रदर्शित करते हैं। संवेग P बराबर NH/2π होता है, या फिर MBR बराबर NH/2π बोल देते हैं। तो यहाँ पर हमें n चाहिए, बाकी h का मान हमें पता है और पाई का मान भी पता है। तो n कैसे ज्ञात होगा, हमें पता है कि प्रारंभिक कक्षा की ऊर्जा कितनी होती है, -13.6 n² लिया है। n हम ज्ञात करेंगे प्रारंभिक कक्षा के लिए तो -13.6 होती है, लेकिन n² यहाँ पर दिया है वो हमें ज्ञात करना है। तो n² को हमने यहाँ पर कर लिया और ऊर्जा -3.4 दी हुई है। 3.4 का -13.6 में अगर भाग करते हैं तो 4 आंसर आएगा और 4 का हम वर्गमूल लेंगे तो 2 आएगा। इस तरह से हमें n कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। अब इस 2 का यहाँ पर मान रख दिया है 2 × h का मान 6.6 × 10⁻34 है और पाई और 2 है नीचे और पाई का मान 22/7 रख दिया है। इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, 22 से 6.6 0.3 बार कट जाएगा। ये 7 है वो ऊपर आ जाएगा, तो इसका 0.3 × 7 किया और 10⁻34 है, तो गुणा करेंगे तो 2.1 × 10⁻34 जूल सेकंड इसका आंसर आएगा। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और अब होगा सेक्शन सी। आगे नेक्स्ट है सेक्शन सी और सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर का। इसमें पूछा है रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त निष्कर्ष लिखिए। ये क्वेश्चन है वो सेक्शन सी का है, जो कि 2 नंबर का होगा। ठीक है, इसमें क्या पूछा है कि रदरफोर्ड का जो अल्फा कट प्रकीर्णन प्रयोग है उसमें क्या निष्कर्ष निकलते हैं, उनके बारे में लिखिए। तो ये देखते हैं। रदरफोर्ड ने अल्फा कट प्रकीर्णन में निम्न निष्कर्ष प्राप्त किए, वो निम्न है। तो इसी तरह से तुम्हें प्रश्न अपना आंसर देना है। रदरफोर्ड अल्फा कट प्रकीर्णन के निम्न निष्कर्ष हैं। ठीक है, पहले हमने ये लाइन लिखी। अब आगे देखते हैं नंबर 1 निष्कर्ष जो सबसे पहला उन्होंने निकाला
कि अधिकतम अल्फा कण परमाणु से पार हो जाते हैं, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग कैसा है, खोखला है। तो ये पहला निष्कर्ष है। दूसरा है, कुछ अल्फा कण किसी कोण पर मुड़ जाते हैं, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु के सूक्ष्म भाग में धन आवेश उपस्थित है। परमाणु के सूक्ष्म भाग में कौन सा आवेश उपस्थित है, धन आवेश उपस्थित है, जिससे प्रकीर्णित होकर अल्फा कण किसी कोण पर मुड़ जाते हैं। तीसरा है, बहुत कम अल्फा कण अपने मार्ग में वापस लौट आते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु के सूक्ष्म भाग में नाभिक स्थित है, जिससे अल्फा कण टकराकर अपने मार्ग में वापस लौट आते हैं। तो ये रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के निम्न 3 निष्कर्ष हैं, इनको आप लोग याद कर लेना। मैं एक बार पूरा इस तरह से दिखा देती हूँ, ठीक है। ये तुम लोगों को याद कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। और ये रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के निष्कर्ष हैं, इनको अच्छे से याद कर लेना। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर ख। सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर ख है। इसमें पूछा है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की 2 विशेषताएं लिखिए, इनके संचरण आरेख खींचकर विद्युत क्षेत्र तथा चुम्बकीय क्षेत्र अवयव दिखाइए। तो जैसे विद्युत चुम्बकीय तरंगों के 2 विशेषताएं लिखनी है, कई सारी इसकी विशेषताएं हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगें प्रकाश की चाल से चलती हैं, मतलब विद्युत चुम्बकीय तरंगों में वह गुण पाए जाते हैं जो प्रकाश तरंगों में होते हैं। तो ये तुम लोगों को पता होना चाहिए। आगे हम इनका किरण आरेख खींचते हैं, वैद्युत और चुम्बकीय क्षेत्र को इसमें दिखाया गया। तो क्वेश्चन नंबर जो ख है उसमें विद्युत क्षेत्र तथा चुम्बकीय क्षेत्र अवयव के बीच में ग्राफ ये होगा। और हमें पता होना चाहिए कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों में वैद्युत क्षेत्र तथा चुम्बकीय क्षेत्र, कहीं पर भी अगर वैद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र होंगे तो एक दूसरे के लंबवत होते हैं, जैसे कि ये है। और तुम लोगों को पता होना चाहिए, एक इनमें चुम्बकीय क्षेत्र का घटक है और एक किसका है, वैद्युत क्षेत्र का घटक। तो इस तरह का डायग्राम बनाना है जब वैद्युत क्षेत्र तथा चुम्बकीय क्षेत्र के बीच में ग्राफ खींचने के लिए आता है, तो इस तरह का डायग्राम बना के आना है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ग। आगे प्रश्न है सेक्शन सी का ग। इसमें बोला है, प्रकाश के किन्हीं 2 स्रोतों के मध्य 24 सेमी की दूरी है, ज्ञात कीजिए कि 9 सेमी फोकस दूरी वाले किसी अभिसारी मतलब उत्तल लेंस को कहाँ रखें ताकि दोनों स्रोतों के प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर प्राप्त हों। तो इस क्वेश्चन को पहले देखते हैं। एक उत्तल लेंस दिया गया है और उसकी फोकस दूरी 9 सेंटीमीटर है। 2 प्रकाश स्रोत हैं, उनके बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों को 24 सेंटीमीटर है। तो इनके द्वारा क्या पूछा गया है, दोनों स्रोतों के प्रतिबिंब कहाँ बने, मतलब प्रकाश स्रोत के किन्हीं 2 स्रोतों के मध्य की दूरी, एक बार फिर से पढ़ते हैं इसको। प्रकाश के किन्हीं 2 स्रोतों के मध्य 24 सेमी की दूरी है, ज्ञात कीजिए कि 9 सेमी फोकस दूरी वाले किसी अभिसारी लेंस को कहाँ रखा जाए ताकि दोनों स्रोतों के प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बने। ठीक है, ये प्रश्न है, तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि प्रश्न में दिया है कि दोनों स्रोतों के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है, तो हमने क्या मान लिया, दोनों स्रोतों के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है। लेंस है जो प्रथम स्रोत से x दूरी पर रखा है और द्वितीय स्रोत जो होगा उससे 24 - x दूरी पर रखा जाएगा। तो इसकी दूरी x ले ली है, जो कि वस्तु की दूरी x मान लेंगे, प्रतिबिंब की दूरी हम y मान लेंगे। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। फोकस दूरी होती है 1/f बराबर 1/v - 1/u। ठीक है, अब यहाँ पर f का मान कितना दिया है, 9 सेंटीमीटर है। वस्तु की दूरी को हमने y मान लिया है, प्रतिबिंब की दूरी को x है और जो कि वास्तविक है तो -x ले लिया। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/9 - 1 बराबर 1/y प्लस 1/x हो जाएगा। अगर हम इसे 9 को यहाँ पर लेकर आएँ और y को यहाँ पर लेकर आएँ तो किस तरह का हो जाएगा, हमें फॉर्मूला मिल जाएगा 1/y बराबर, मतलब इसे यहीं रहने दिया लेकिन इसे यहाँ पर पक्षांतर कर लिया है तो ये मिल जाएगा। इसे हमने बोल दिया समीकरण 1 बोल दिया। ठीक है, ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। अब हम आगे सॉल्व करते हैं दूसरे
बिंदु वस्तु के लिए लेते हैं। तो यहाँ पर हमें पता है कि इसकी फोकस दूरी भी हम 9 सेंटीमीटर है, लेंस की फोकस दूरी, लेकिन यहाँ पर वस्तु प्रतिबिंब की दूरी -y होगी क्योंकि ये वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा। -1/24 माइनस का x, ठीक है, ये हमने ले लिया है वस्तु की दूरी। ठीक है, वस्तु यहाँ पर रखी है, मतलब यहाँ पर बिंदु स्रोत है, तो इस तरह से कंडीशन रहेगी। अब हम आगे देखते हैं, y को अगर हम यहाँ पर लेकर आते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा और इस 9 को हम पीछे ले जाते हैं। ठीक है, 9 को पीछे ले जाएंगे तो ये हमें कुछ ऐसा मिलेगा। यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, 24 माइनस x, और ये माइनस का हो जाएगा 1/9। ठीक है, इस तरह का हो जाएगा 1/9। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, 1/y है ये हमारे पास। यहाँ पर हमने क्या किया है, इन दोनों समीकरण को पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, कैसे, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 को सॉल्व करेंगे तो क्या करना है हमें, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर इस तरह का लिख लो, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 हमारे पास क्या है, 1/y बराबर 1/9 माइनस 1/x। ठीक है, ये है समीकरण 2, 1/y बराबर 1/24 माइनस x है, और यहाँ पर क्या है, -1/9। ठीक है, इस तरह का है। वैसे इसे अगर हम यहाँ पर पलट के लिख लेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा, वो तुम लोगों को क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, तो मैं इसे पलट के ऐसे लिख देती हूँ। ठीक है, इसे मैं काट देती हूँ, यहाँ पर ऐसा लिखना है, 1/y बराबर -1/9, और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस 1/24 माइनस x। ठीक है, ये हो जाएगा, यही तो होगा। अब क्या करना है, तो मैं समीकरण जैसे सॉल्व करती हूँ, यहाँ पर हमने माइनस लगा दिया, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ पर माइनस। ठीक है, ध्यान से समझना है, 1/y से 1/y कट जाएगा, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो यहाँ पर देखो बराबर, यहाँ तो 0 बचा, कुछ भी नहीं बचा है। ठीक है, घट गया ना ये पूरा। अब यहाँ पर क्या रह गया है, 1/9 प्लस 1/9। ठीक है, ऐसा रहेगा। बाकी का देखो, ये माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो इसे हमने 1/x ले लिया, माइनस, ध्यान से समझना है यहाँ से, 1/24 माइनस x। ठीक है, ये हो जाएगा 1/24 माइनस x, इस तरह का मिलेगा। अब तुम्हें आगे देखना है, देखो इसे अगर हम जोड़ देंगे, 1/9 प्लस 1/9 तो 2/9 हो जाएगा, है ना, माइनस का रहेगा ये, और यहाँ पर क्या है, हाँ 1 मिनट। ठीक है, यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया है, 24 माइनस x और ये वाला x। ठीक है, ये हमने यहाँ पर एलसीएम ले लिया। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। एलसीएम ले लिया है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का। ठीक है, ये तो है ही ऐसा साइन, यहाँ पर रहेगा 24 माइनस x। ठीक है, ये ले लिया है हमने। बाकी का यहाँ फिर से माइनस आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, x, है ना। यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब देखो कैसा रहेगा, 2/9 माइनस 24 प्लस x माइनस x/24 दिखाई दे रहा है, 24 माइनस x और ये वाला x। ठीक है, इससे ये कट जाएगा, है ना। अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं, इससे ये कट जाएगा आगे। अब हमें ये सॉल्व, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जैसे 2/9 माइनस 24 प्लस x माइनस x, तो इससे ये कट जाएगा। हमने आगे इसे सॉल्व कर लिया है। नीचे है अपॉन में 24 माइनस x और यहाँ पर ये x है। अब इससे आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या है, देखो इसको हमने पक्षांतर इधर कर दिया है, मतलब ये वाला जो पॉजिटिव नेगेटिव है इसे इधर भेज दिया तो ये पॉजिटिव का हो गया है। 2/9 है यहाँ, और यहाँ पर कितना है, 24/24,
एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये दिया है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, 2 का 24 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 48x माइनस माइनस और ये प्लस का 2 है तो माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 9 इंटू 24 कितना हो जाएगा 216। अब क्या करना है, ये दोनों वैल्यू 48x माइनस 2x स्क्वायर को इधर पक्षांतर करना है। तो इधर करेंगे, देखो जी ये माइनस 2x स्क्वायर है, ये प्लस का हो गया, और 48x प्लस का है वो माइनस का हो गया, प्लस 216 है बराबर में हमने जीरो लगा दिया। ठीक है, इधर कुछ भी नहीं बचा इस तरफ, यहाँ पर जीरो आ गया। अब आगे जो द्विघात समीकरण हल करते हैं वैसे सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर है, मतलब इस पूरे समीकरण में हमने 2 का भाग दे दिया है, 2 का 2x स्क्वायर में देंगे तो केवल एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस 48x में देंगे तो माइनस का 24x बचेगा, 216 में देंगे तो 108 बचेगा बराबर जीरो। ठीक है, अब यहाँ पर तुम्हें मालूम है कि हमें जोड़कर 24 लाना है और गुणा करके 108 लेकर आना है। समीकरण हल करना आता होगा आप लोगों को, द्विघात समीकरण है ये। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर 6 इंटू 18 मतलब 6 गुणा 18 कितना होता है 108 होता है। तो माइनस का 6 और माइनस का 18 तो जोड़ेंगे तो 24 भी हो रहा है, प्लस 108 बराबर जीरो। अब इसे सॉल्व कर दो, एक्स यहाँ पर लिखा एक्स माइनस 6 हो गया, माइनस 18 कॉमन लिया तो एक्स माइनस 6 बचेगा, दोनों में बराबर आ रहा है तभी ये सॉल्व होता है। तो एक ब्रैकेट में हमने एक्स माइनस 6 लिख दिया है, एक में एक्स माइनस 18 लिख दिया है। अब इन्हें x बराबर जीरो करके देखते हैं तो एक हमें x बराबर 6 मिल रहा है और एक x माइनस 18 बराबर जीरो, तो x बराबर 18 मिल रहा है। मतलब जो बिंदु स्रोत हैं उन्हें x बराबर 6 और x बराबर 18 सेंटीमीटर 6,18 पर रखेंगे तो इनके प्रतिबिंब एक ही जगह पर बनेंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करना है। एक बार मैं पूरा इसको दिखा देती हूँ। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है, तो एक बार ध्यान से देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये क्वेश्चन है, इस तरह से तुम लोगों को सॉल्व करना है। ये थोड़ा बड़ा है लेकिन ध्यान से तुम्हें करना है, इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेक्शन सी का आगे क्वेश्चन नंबर घ देखते हैं। ये भी न्यूमेरिकल है। इसमें क्या पूछा है, 800 एंगस्ट्रॉम तथा 700 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य की परावैगनी किरणें जब हाइड्रोजन परमाणुओं पर उनकी मूल अवस्था में डाली जाती हैं तो क्रमशः 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। प्लांक नियतांक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा है, प्लांक नियतांक का मान ज्ञात करना है, कितना आएगा वो देखते हैं। जैसे प्रश्नानुसार लैम्डा 800 एंगस्ट्रॉन दिया है और दूसरा लैम्डा दिया है 700 एंगस्ट्रॉन, तब हमें क्या ज्ञात करना है, प्लांक नियतांक का मान ज्ञात करना है। बाकी इसमें निरोधी विभव दे रखा है, मतलब 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें फॉर्मूला पता है कि जो फोटोन की ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा प्लस कार्य फलन के बराबर होती है। तो ये फॉर्मूला है, इससे हम देखते हैं कि इसके द्वारा जो 800 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य है इससे हमें क्या समीकरण मिलेगा। तो E बराबर हमने एच सी अपॉन लैम्डा पढ़ा है, तो एच सी ये लिख लिया, लैम्डा का मान 8 इंटू 10⁻⁻8 लगा लिया है। K की जगह हमने गतिज ऊर्जा, क्योंकि K बराबर होता है EB0 है ना, EB0 होता है, तो इसकी जगह हमने क्या लगा दिया है 1.8 इलेक्ट्रॉन जो निरोधी विभव दिया था, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान लगा दिया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन का मान लगा दिया है। W की जगह हमने फाई लिखा रहने दिया है, इसे समीकरण 1 बना दिया। इसी तरह से जब लैम्डा हमारे पास 700 एंगस्ट्रॉन है, तब जो समीकरण दूसरा मिलेगा वो है एच सी 7 इंटू 10⁻⁻8 बराबर, यहाँ पर जो निरोधी विभव है इसका कितना दिया है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन में देखो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, तो वो हमने ये लिख लिया। ई की जगह यहाँ पर भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 लगा दिया है। बाकी डब्लू हो जाएगा। ये हमने समीकरण 2 बना दिया। अब तुम्हें क्या करना है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाना है। तो यहाँ पर घटाएंगे तो इस तरह से माइनस साइन लगा दिया है। यहाँ पर क्या होगा, एच सी अपॉन 8 इंटू 10⁻⁻8 लिख दिया है, मतलब लेफ्ट का लेफ्ट में घटा दिया। ये
एच सी माइनस एच सी अपॉन 7 इंटू 10⁻⁻8, और राइट का राइट में घटा देंगे, मतलब ये ज़्यादा है, इसमें से ये वाला घटा दिया है। हालांकि यहाँ पर माइनस का मिलेगा, मतलब माइनस का होगा, ये वाला प्लस का है, तो ओवरऑल तुम्हें माइनस का मिल रहा होगा। देखो यहाँ गलती से ऐसा लिख दिया है मैंने, यहाँ पर तुम्हें ये प्लस का लगाना है और ये कैसा होगा, माइनस का होगा। तो इसलिए हमें माइनस का यहाँ पर कितना मिल रहा होगा, 4 में से 1.8 को माइनस करेंगे तो 2.2 इंटू 10⁻, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये तो दोनों में है, तो उसको पीछे हमने लिख दिया है ऐसा ही। बाकी देखो यहाँ पर भी एच सी है, यहाँ पर भी एच सी है, तो एच सी को हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 1/8 इंटू 10⁻⁻8, और यहाँ बचेगा 1/7 इंटू 10⁻⁻8। अब इसे सॉल्व करना है तो 8 इंटू 10⁻⁻8, और इन दोनों का एलसीएम ले लिया है तो 56 इंटू 10⁻⁻8 मिलेगा। इस तरह से आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 7, यहाँ पर 8 मिलेगा, और यहाँ एच सी है ही ऑलरेडी पहले से। इन दोनों का फिर हमने गुणा कर देना है, तो यहाँ देखो माइनस का 1 मिल रहा होगा, और ये माइनस का पहले से ही था, तो इनका माइनस माइनस इससे देखो इसका ये माइनस हट जाएगा, कहने का मतलब है प्लस का हमें मिल रहा है। अब आगे देखते हैं क्या किया है, h और c की वैल्यू 3 इंटू 10⁻8 लगा दी है, और नीचे 56 इंटू 10⁻⁻8 है, और यहाँ पर 3.5 इंटू 10⁻⁻19 है। मतलब क्या किया है कि जो यहाँ पर वैल्यू थी, ये जो वैल्यू थी 1.6 और 2.2, इन दोनों का गुणा कर दिया है। ठीक है, इस तरह का किया है। फिर h बराबर 3.52 इंटू 10⁻⁻19, और ये इतना हो रहा है, मतलब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। देखो 56 और 3.52 इंटू 10⁻⁻19, नीचे जो ये वाला है वो इसके नीचे आ गया, क्योंकि हम h निकाल रहे हैं। इन दोनों का तुम्हें गुणा कर देना है, तो हमें गुणा करके 3 का भाग दे देना है, तो हमें आंसर कितना मिल जाएगा, 66.04 इंटू 10⁻⁻35 मिलेगा। 35 में से पॉइंट को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो पावर कितनी हो जाएगी, 34। तो ये हमें h का प्लांक नियतांक का मान मिल रहा है। तो इस तरह से हमें ज्ञात कर लेना है। एक बार मैं इसे पूरा दिखा देती हूँ, तो तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ऐसे सॉल्व होगा। ठीक है, ये है पूरा क्वेश्चन, यहाँ से स्टार्ट हुआ है और ये इसका पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरह से तुम लोगों को सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन है इसका पूरा। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आगे क्या है, थ्योरेटिकल है या न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा, वो देखते हैं। तो आगे है सेक्शन डी, मतलब खंड द है, इसको देखते हैं। इसमें पूछा है प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, व्यतिकरण की शर्तें लिखिए। तो व्यतिकरण आई होप तुम लोगों को पता होगा। व्यतिकरण क्या होता है, जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति की समान तरंगें, मतलब समान आयाम की तरंगें एक ही दिशा में समान चाल से चलती हैं, तो उनके अध्यारोपण से कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम होती है, कुछ बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम होती है। इसी घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। और व्यतिकरण की शर्तें क्या हैं कि अगर प्रकाश मतलब कला संबंध स्रोत से प्रकाश नहीं आएगा तो व्यतिकरण नहीं मिलेगा। तो इसकी शर्तें हैं, ये याद कर लेना, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये मिल ही जाएगा, 3 नंबर में आया है यहाँ। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एक प्रसारण केंद्र से 300 मीटर तरंग दैर्घ्य वाली एक तरंग प्रसारित की जाती है। एक 2.4 माइक्रोफैरड धारिता वाला संधारित्र उपलब्ध है। अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक कुंडली के प्रेरकत्व का परिकलन कीजिए। ठीक है, क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर, एक और बार देख लो। एक प्रसारण केंद्र से 300 मीटर तरंग दैर्घ्य वाली तरंग प्रसारित की जाती है। एक 2.4 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र उपलब्ध है। अनुनादी परिपथ के लिए कुंडली के प्रेरकत्व का परिकलन कीजिए। ठीक है, तो ये प्रश्न हमें देखना है। ये भी प्रश्न में पूछा है कि अनुनादी परिपथ का जो प्रेरकत्व कितना होगा। तो यहाँ पर लैम्डा दिया है 300 मीटर है, 300 मीटर है। बाकी इसमें धारिता सी दे रखी है 2.4 माइक्रोफैरड। माइक्रोफैरड को हमने फैरड में बदल दिया है, 2.4 इंटू 10⁻⁻6। अब यहाँ पर हमें क्या पूछा गया है, प्रेरकत्व का मान पूछा गया है।
प्रेरकत्व ज्ञात करने का फॉर्मूला है, क्योंकि यहाँ पर धारिता केवल हमारे पास ज्ञात है और लैम्डा दिया है। लैम्डा यहाँ क्यों दिया है? क्योंकि हम लैम्डा की सहायता से आवृत्ति ज्ञात कर सकते हैं। न्यू बराबर होता है सी अपॉन लैम्डा। सी यहाँ पर प्रकाश की चाल है जो हमने लगा दी है 3 × 10⁸ और इसका मान है, न्यू का मान कितना दिया है, लैम्डा का मान 300 है। 300 को 3 × 10⁻² मीटर मान लिया, तो इसे सॉल्व किया, 1 × 10⁻6 हर्ट्ज आ गया। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला है, क्योंकि आवृत्ति हमारे पास न्यू को एफ ही बोलते हैं तो एफ लिख सकते हैं इस जगह। तो न्यू हमारे पास मतलब आवृत्ति कितनी दे रखी है, 1.6, 1 × 10⁻6 1/2π लिख लिया है, और यहाँ पर 1/LC या अंडर रूट में LC होगा, तो ये लिखा है। अब हमें LC चाहिए, तो हमने क्या किया है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया है। 1.1 × 10⁻6 का वर्ग 1/2π अंडर रूट में LC का वर्ग। ऐसा करेंगे तो यहाँ पर 1/10⁻12 मिल जाएगा, क्योंकि वर्ग में घातों का गुणा हो जाता है। और ये कितना हो जाएगा, ये मिलेगा हमें 1/4π और इन टू में 1/LC, क्योंकि इसका अंडर रूट हट गया और ये ऐसा मिल गया है। अब हमने क्या किया है, देखो इस L को तो यहाँ पर लिख दिया है ले जाके, और ये जो वैल्यू थी उसको यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, कहाँ पर लिख दिया है, ये वाली वैल्यू कहाँ आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी L की जगह पर, है ना। 1 मिनट में ऐसे ऐड कर देती हूँ। 1 × 10⁻12, ठीक है, ये वैल्यू मिलेगी। अब तुम्हें इसमें क्या करना है, 4 हो गया, 2 का वर्ग कितना हो गया है, 4π² है, 3.14 का स्क्वायर कर दिया है। 3.14 का इंटू 3.14 करेंगे तो हमें 9.859 मिलता है। इसे हमने लगभग 10 मान लिया है। ठीक है, C की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 2.4 × 10⁻6 है, और ये कितना है, 12 है प्लस का। तो यहाँ पर कितना बचेगा, प्लस का 6 मिलेगा। ठीक है, कितना मिलेगा, प्लस का 6 मिलेगा, तो वो तुम्हें मान लेना है कि हमें कितना मिल रहा होगा, प्लस का 6 मिल रहा होगा। ठीक है, अब हम आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हमें कितना मिलेगा, आगे देख लेते हैं। यहाँ पर माइनस का 6 मिल रहा होगा। ठीक है, आगे यहाँ पर हमने रखा है 10, मतलब ये 2.4 से इधर 0 बढ़ा दिया तो 10 हो गया है। यहाँ पर 4 × 10 और 2.4 × 10⁻6। आगे सॉल्व इन दोनों का गुणा करेंगे तो 960 मिल रहा था, और यहाँ पर है 10, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, ये पावर ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर कितना होगा, 100/96 × 10⁻4 कर लिया है हमने। ठीक है, ये माइनस का है बेटा, पावर ये माइनस की होगी। ठीक है, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का, इस तरह से माइनस का मिल रहा है ये, तो यहाँ पर माइनस का होगा। तो आंसर हमें कितना मिल रहा है, देखो इसका अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 1.6 × 10⁻4 मिलेगा, है ना, ये मिल रहा है। अगर हम पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं तो ये माइनस की घात है, देखो 0 बढ़ाने से माइनस की घात इंक्रीज होगी, मतलब यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, क्या होगा, देखो यहाँ तक पूरा क्लियर है, माइनस का 6 बचा, इनका गुणा किया तो 960 मिला है, 10 इस 0 से ये 0 कट गया है, माइनस की 6 घात है। हमने अगर यहाँ पर 100 किया या 1 में ही तुम्हें 96 का भाग देना है तो 0.001 मिलेगा। उस पावर को अगर तुम पीछे ले जाते हो तो हमें इस तरह का आंसर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर भी माइनस का 8 होगा। ठीक है, ये होगा। अगर इस पॉइंट को तुम लोग आगे बढ़ाते हो तो माइनस की 6 मिल जाएगी, वैसे तो 1.4 करो, नहीं तो फिर इतना मिलेगा। तो एक बार मैं ऐसे पूरा दिखा देती हूँ, इस तरह से तुम्हें ये सॉल्व करना है पूरा क्वेश्चन, ये है। ठीक है, माइनस का ऐसे प्रॉब्लम हो गई है, माइनस सही कर लेना। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे जो प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर घ, इसमें पूछा है विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ का नियम लिखिए, जो कि 2 नियम है, किरचॉफ का प्रथम नियम और द्वितीय नियम। प्रथम नियम को संधि नियम या धारा नियम भी कहते हैं, द्वितीय नियम को वोल्टता नियम और
लूप नियम भी कहते हैं, तो वो दोनों याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है, काफ़ी थियोरटिकल प्रश्न है ये। फिर आगे है घ, एल लंबाई की एक तांबे की छड़ बी तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में ओमेगा कोणीय वेग से एक सिरे की परत घूर्णन कर रही है। सिद्ध कीजिए कि छड़ के सिरों का प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर 1/2 ओमेगा बी एल स्क्वायर है। ये तो मैं 2023 के जो सेट कराए थे उनमें इस डेरिवेशन को कराया भी है, तो इसको तैयार कर लेना, इम्पोर्टेंट है, 2 बार आ चुकी है। आगे फिर नया प्रश्न है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, इसके नियम लिखिए। तो ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव तुम लोगों को पता होना चाहिए। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है? जब कोई प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर गिरता है तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, इसी घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं, तो ये भी कर लोगे। ट्रांसफॉर्मर क्या है, ये भी थियोरटिकल प्रश्न है, तो इसको याद कर लेना। आगे फिर है 5 का ख, इसमें बोला है 2 × 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर एक इलेक्ट्रॉन 3 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा है, चुंबकीय क्षेत्र पूछा है। वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर, वृत्ताकार मार्ग है उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण पूछा है, तो वही कैसे ज्ञात करेंगे वो देखते हैं। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। 5 नंबर 5 का ख, त्रिज्या का मान कितना दिया है, 2 × 10⁻⁻10 मीटर, और वेलोसिटी मतलब वेग दिया है 3 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड। हमें इसमें बी ज्ञात करना है। बी चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है बी बराबर μ0I/2R, ये चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने का फॉर्मूला है। अब यहाँ पर देखोगे V बराबर कितना दिया है, I का मान हमें मालूम नहीं है। I बराबर फॉर्मूला होता है Q/T, है ना। I Q की जगह हमने E लिख दिया है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, और T टाइम है। टाइम भी नहीं है तो टाइम T बराबर हमने पढ़ा है 2πr, मतलब दूरी बटे चाल समय हो जाएगा, तो 2πr/v लिख दिया हमने। कितना लिखा है, 2πr/v, 2πr/v हो जाएगा। तो यहाँ से I निकालेंगे तो E/2πr/v हो जाएगा, b ऊपर आ गया तो EV/2πr, ये मिल गया है। ये अब हम इस I की जगह पर रख देंगे तो μ0/2r ये आ गया है, EB मतलब ये आ गया, और 2πr, ठीक है, इस तरह का मिलेगा। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा μ0EB/2 × 2 हो जाएगा 4π, और एक आर ये आर स्क्वायर हो गया। अब इसमें हमें वैल्यू लगा देनी है। यहाँ पर देखो 4π से 4π कट जाएगा, क्योंकि μ0 का मान होता है 4π × 10⁻⁻7, E का मान है 1.6 × 10⁻⁻19, और B का मान है 3 × 10⁻6। ठीक है, ये है 4π हमने लिख दिया इनटू, और बाकी का क्या किया, 4π से 4π काट दिया है, और R का मान है 2 × 10⁻⁻10, इसका स्क्वायर करना है क्योंकि इसमें R का स्क्वायर है। अब आगे हम सॉल्व कर देंगे, तो हमने इस 4 से मतलब इसका 4 हो गया, गुणा में घातों का गुणा हो जाता है, तो -10 है, -20 हो गई, और 1.6 × 10⁻⁻19 और 3 × 10⁻6, तो इस तरह से -7 और -19 है ये, और ये +6 है, तो ये -26 हो जाएगा। 26 में से +6 घटाएंगे तो -20 बचेगा। 4 से 1.6 को 0.4 बार काट दिया है, 0.4 और 3 का गुणा करेंगे तो 1.2 टेस्ला आएगा, -20 से -20 कट जाएगी। तो इस तरह से इसका आंसर कितना आ रहा है, 1.2 टेस्ला, मतलब चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है, 1.2 टेस्ला। पूरा क्वेश्चन ये है, तो इसका सॉल्यूशन ये है, इस तरह से देख सकते हो। ठीक है, ये इसका पूरा सॉल्यूशन है। एक बार मैं इसको दिखा देती हूँ। ठीक है, ये इसका पूरा सॉल्यूशन है। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो क्या होगा वो देखते हैं। आगे थियोरटिकल प्रश्न है, एक अपवर्तनी खगोलीय दूरदर्शी में प्रतिबिंब का वर्णन स्वच्छ किरण आरेख बनाकर समझाइए। तो ये इम्पोर्टेंट है, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी और परावर्तन दूरदर्शी में से एक डायग्राम पेपर में आएगा।
तो उसको तुम्हें ध्यान से देखना है। इसमें ये 3 नंबर का आ रहा है, तो डायग्राम ही केवल 3 नंबर का आ रहा है, तो अच्छे से उनको बनाना सीखो। आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 का घ, इसे देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है, वह कितनी चाल प्राप्त कर लेगा? ठीक है, ये प्रश्न है, तो इसको हम देखते हैं। इस प्रश्न में विभवांतर दिया है 500 वोल्ट और क्या पूछा है, चाल पूछा है। तो इसमें इसे हम सॉल्व करेंगे। b बराबर यहाँ पर 500 वोल्ट दिया गया है, वेग पूछा है, ये विभव कितना दिया है 500 वोल्ट। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है के ई मतलब गतिज ऊर्जा बराबर होता है निरोधी विभव, ई बी जीरो है ना, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और बी जीरो क्या है, निरोधी विभव। तो यहाँ पर 500 बी जीरो रख दिया हमने, ई का मान है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। 500 और 1.6 का गुणा करेंगे तो 800 इंटू 10⁻⁻19 मिल जाएगा। इसे अगर 2 जीरो यहाँ से कम करते हैं तो प्लस की माइनस की घात है वो कितनी हो जाएगी, कम हो जाएगी 2, तो -17 जूल बचेगा। 8 इंटू 10⁻⁻17 जूल। अब हमें यहाँ वेग निकालना है, हमें गतिज ऊर्जा पता है, के बराबर क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर गतिज ऊर्जा है ये। तो बी स्क्वायर बराबर 2k/m कर दिया, मतलब m को हमने यहाँ भेज दिया है, 2 का इसमें गुणा हो गया तो 2k/m हो गया। ठीक है, अब v स्क्वायर का अगर हम v स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर हटाएंगे तो b यहाँ लिख दिया है, बाकी इधर वाली जो वैल्यू है वो अंडर रूट में आएगी। 2 है, k का मान 8 रख दिया है, 8 इंटू 10⁻⁻17। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.1 है, लेकिन हमने उसको 9 लगा दिया है, 9 इंटू 10⁻⁻31। ठीक है, ये लगा दिया है। अब तुम्हें आगे देखना है, 2 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 16 इंटू 10⁻⁻17 है, 9 इंटू 10⁻⁻31 है। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, 16 है, नीचे 9 है, और जो 31 को ऊपर लेकर जाएंगे तो वो प्लस का हो जाएगा, इस वजह से 31 से 17 को घटाएंगे तो 14 बचता है। अब ये वर्गमूल है, पूर्ण वर्ग हैं, ये 16 का वर्ग 4 होता है, 9 का वर्ग 3 होता है, तो 4/3 अंडर रूट से बाहर आ गया है। और वर्गमूल लेने पर घातें कितनी हो जाती हैं, आधी, मतलब 2 का तुम्हें भाग करना है तो 7 बचेगा। 3 का भाग जब 4 में देंगे तो 1.3 इंटू 10⁻7 मीटर प्रति सेकेंड इलेक्ट्रॉन का वेग आ जाएगा। तो ये पूरा क्वेश्चन मैं तुम्हें दिखा देती हूँ, इस तरह से है इसका सॉल्यूशन, तो आप लोग देख सकते हो। ठीक है, इसे तैयार कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको इसी लेक्चर में कवर कर देंगे। आगे इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया है, अपवाह वेग तथा विद्युत धारा के बीच संबंध स्थापित कीजिए। या तो ये न्यूमेरिकल करना था या ये क्वेश्चन करना था, तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अपवाह वेग पहले से ही इम्पोर्टेंट बताया है, तो ये तुम लोगों को याद होना चाहिए। अपवाह वेग और विद्युत धारा में क्या संबंध है, तो I बराबर NeAVD होता है, ये इसकी डेरिवेशन है, इसको देख लेना। फिर इसमें दिया है बोहर परमाणु मॉडल के अविग्रहित लिखकर समझाइए। तो बोर का परमाणु मॉडल है, उसके 3 पोस्टुलेट हैं, मतलब 3 अवधारणा हैं। पहला क्या बताया है कि बोर मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिन कक्षाओं में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, उन कक्षाओं को स्थायी कक्षा कहते हैं। दूसरा पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन जिन कक्षाओं में घूमते हैं उनका कोणीय संवेग NH/2π का पूर्ण गुणज होता है। तीसरा पॉइंट है कि जब घूमते हुए इलेक्ट्रॉन को कहीं से अतिरिक्त ऊर्जा मिल जाती है तो उस ऊर्जा को ग्रहण करके वो उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है और वहाँ पर क्या करता है, 10⁻⁻8 सेकंड तक रुक सकता है। उसके बाद वह पुनः प्रारंभिक कक्षा में लौटेगा, उस दौरान ऊर्जा का उत्सर्जन करता है जो उसने अतिरिक्त ऊर्जा ग्रहण की थी। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन के नियम की व्याख्या कीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, जो कि 5 नंबर में डेरिवेशन पूछी गई है, तो इसको तैयार कर लेना, पहले से ही इम्पोर्टेंट बताया है। फिर अथवा में दिया है, एक पतली झिर्री द्वारा एक बड़ी प्रकाश के विवर्तन की विवेचना कीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, मतलब थियोरेटिकल क्वेश्चन है, इनको तैयार करना है। तो तुम लोगों को आगे देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। जो आगे इस सेट में जो आगे प्रश्न है, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त कीजिए, ये सिलेबस में है नहीं। फोटो डायोड की संरचना एवं कार्यविधि, ये भी सिलेबस में नहीं है, तो इन्हें हम छोड़ देंगे। आगे फिर अथवा में प्रश्न दिया है और इसमें पूछा है किसी प्रिज्म का अपवर्तन कोण A है तथा
अपवर्तनांक कॉट ए अपॉन 2 है, तो न्यूनतम विचलन का मान ज्ञात कीजिए। न्यूनतम विचलन क्या होता है? डेल्टा एम। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 5 नंबर में दिया हुआ है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको देखो और इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, प्रश्न में देखते हैं क्या दिया है। प्रिज्म का अपवर्तन कोण ए है और अपवर्तनांक कितना है? कॉट ए अपॉन 2। अब इसमें न्यूनतम विचलन निकालना है। न्यूनतम विचलन को डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं, तो हमें डेल्टा एम ज्ञात करना है। अपवर्तनांक, प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन का फॉर्मूला होता है एन बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 साइन ए अपॉन 2। ठीक है, एन का मान हमें कितना दिया है? कॉट ए अपॉन 2 दिया है, तो हमने यहाँ पर कॉट ए अपॉन 2 को लगा दिया है एन की जगह पर। बाकी इधर साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 है, साइन ए अपॉन 2 है। अब कॉट थीटा बराबर हमें मालूम है, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ पर थीटा का मान कितना है? ए अपॉन 2 है, तो कॉस ए अपॉन 2 साइन ए अपॉन 2 इस तरह का लगा लिया है। बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 होगा, यहाँ पर भी साइन ए अपॉन 2 होगा। साइन ए अपॉन 2 से साइन ए अपॉन 2 कैंसिल कर देंगे, कॉस ए अपॉन 2 बचा, बराबर में साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 है। अब आगे हमें क्या करना है? आगे सॉल्व करना है इस तरह से। हमें मालूम है कि यहाँ पर है कॉस ए अपॉन 2 है, यहाँ है साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2। कॉस थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा। ये मैथ्स में पढ़ते होगे तुम लोग। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा। थीटा का मान यहाँ पर कितना है? ए अपॉन 2 है, तो साइन लिखा हमने 90 माइनस थीटा कितना है? ए अपॉन 2 वो लगा दिया। और इधर तो साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 है ही, साइन से साइन कैंसिल कर दिया है। बाकी इधर 2 एलसीएम लेंगे तो 180 हो जाएगा, क्योंकि 1 मान के एलसीएम लिया है, तो 9 इंटू 2 180 हो गया, माइनस ए बराबर ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2। इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया क्योंकि बीच में बराबर लग रहा है। अब तुम्हें 180 माइनस ए बराबर ए प्लस डेल्टा एम करना है। हमें डेल्टा एम निकालना था, तो इस ए को इधर लेकर आएंगे, तो ये ए नेगेटिव हो जाएगा, तो 180 माइनस 2a हो जाएगा, और यही न्यूनतम विचलन का आंसर है। तो न्यूनतम विचलन कितना आएगा? 180 माइनस 2a। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इसे तैयार कर लेना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन क्या बचे हुए हैं। ठीक है, आगे प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8वां है। ये सेक्शन डी मतलब लास्ट सेक्शन है, उसका प्रश्न है। इसमें दिया है, सिद्ध कीजिए कि एक समरूप त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर आरोपित बल टाउ बराबर NIAB होता है। यह प्रतीकों के अपने सामान्य अर्थ हैं। तो इसकी डेरिवेशन कराई है, इसको तैयार कर लेना, इम्पोर्टेंट है। ये डेरिवेशन पेपर में आ जाती है, देख लेना। ये चुंबकत्व वाला जो चैप्टर है उससे रिलेटेड है। आगे अथवा में एक प्रश्न और दिया है कि 3 सेंटीमीटर तथा 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच के गोले में वायु का बुलबुला केंद्र से दूरी पर है, मतलब केंद्र से कुछ सेंटीमीटर दूरी है, मतलब कितना सेंटीमीटर दूरी है? 1 सेंटीमीटर दूरी। व्यास की दिशा में देखने पर बुलबुले के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। बुलबुला कांच के निकटतम पृष्ठ की ओर से देखा जाता है तब। ठीक है, ये ज्ञात करना है। तो ये जो फॉर्मूला है, ये न्यूमेरिकल है, वो इस फॉर्मूले से होगा, तुम लोग इसे देख लेना। ठीक है, एन अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू बराबर एन माइनस 1 अपॉन आर। ठीक है, इस फॉर्मूले से ये वाला क्वेश्चन होगा, तो इसे देख लेना। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। अन्यून प्रेरण से क्या अभिप्राय है? अन्यून प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये थ्योरेटिकल है। अन्यून प्रेरकत्व का सूत्र स्थापित कीजिए। बाकी फिर अथवा में दिया है, नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन से आप क्या समझते हो? उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो इस तरह से सेट 1 हमने 2022 का कंप्लीट कर लिया है। आगे हम सेट दूसरा देखेंगे 2022 का, नेक्स्ट सेट कौन सा है तो वो देखेंगे, और इसे अच्छे से तैयार करो। और इसी तरह से केमिस्ट्री और उसके भी अपलोड करेंगे। तो आई होप ये लेक्चर तुम्हें पसंद आया है, जो भी इसमें न्यूमेरिकल बताए हैं। तो इनको अच्छे से तैयार करो और कॉपी पर नोट डाउन करके प्रैक्टिस करनी है तुम लोगों को। थैंक यू सो मच।